मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेक के नाम पर की जाने वाली वसूली और नेक को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिना विधिक आधार के धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर किन्नर समुदाय अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता देख रहा है, तो वहीं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उनका कहना है किन्नर समुदाय की परंपरा आदिकाल से चली जा रही है। साथ ही बताया कि जजमानी परंपरा के तहत यह एक पारंपरिक प्रथा चली आ रही है। किन्नर समुदाय वसूली नहीं करता है, बाकी मांगलिक खुशियों में शामिल होता है और जो जजमान नेक देते हैं उसे लेकर किन्नर अपना जीवन यापन करता है। इस तरह से किन्नरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का फैसला आया है, किस तरह से देखती हैं और अब आगे क्या आप लोग का स्टैंड होगा? जी जय बहुचरा माँ। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सबसे पहले हमारी जो रेखा देवी के तरफ से जो वकील साहब थे, उन्होंने सही ढंग से सही तरीके से हाई कोर्ट को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इसीलिए ये जजमेंट आया है। तो मैं कह रही हूँ कि इस जजमेंट को चुनौती देते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा किन्नर समाज का जो अस्तित्व है, ये आज से नहीं, सदियों काल से परंपरा से चली आ रही है, ठीक है ना। ये जैसे हर समाज में बहुत सारे ऐसे परंपरा है, उसी में एक ये भी किन्नर परंपरा भी है। चाहे आप सत्य युग में जाके देख लीजिए, चाहे द्वापर युग में जाके देख लीजिए, चाहे त्रेता युग में जाके देख लीजिए। रामचरितमानस में भी किन्नरों का 26 बार उल्लेख है। और राम भगवान जब जन्म लिए थे तो भी हमारे किन्नर माताओं ने उनको गोदी में सोहर गाया था। तो इस तरीके से हमारा इतिहास है, तो इतिहास तो कहीं झूठ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि यदि ये हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे अस्तित्व को ये कानूनी तौर से कानून के तराजू में नहीं तोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परंपरा है, अभी भी वो परंपरा आगे बढ़ते जा रही है, तो इसी में एक किन्नर परंपरा भी है। तो इसको इस तरीके से नहीं तोलना जाना चाहिए। और मैं एक बात ये कहूँगी, जो किन्नर गलत करे, देखिए आप लोग भी पुरुष समाज से हैं, तो एक पुरुष गलत करता है तो क्या सारा पुरुष को गलत नज़रिया से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है ना। तो इसीलिए जो किन्नर गलत करे उनको सजा दिया जाए। और ऐसे हमारे जो ट्रेडिशनल काम है, जो परंपरागत काम है, इस पे रोक नहीं लगना चाहिए। और हम लोग असूली नहीं करते हैं। हम लोग 25 साल 30 साल इंतज़ार करते हैं, जैसे घर में खुशी आते हैं, क्योंकि हम लोग मंगलामुखी भी कहा जाता है, मंगल कामना करते हैं। तो हम लोग मंगल का कामना करते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग जाएंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रयागराज के सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज ममफोर्डगंज में ICSE व ISC का रिजल्ट जारी हुआ तो नेत्रहीन छात्रा दिव्यांशी सिंह ने रिकॉर्ड बना दिया। दिव्यांशी ने 10वीं में 94% अंक हासिल किया है। वह नियमित रूप से क्लास में आती थी और पढ़ाई करती थी। एग्जाम में उसे एक राइटर दिया गया था, बाकी अन्य परीक्षार्थियों की तरह ही सेम प्रश्न पत्र उसे मिला था। इसी तरह यही की छात्रा मोनी भी पूरी तरह से नेत्रहीन है, जिसने 76% अंक हासिल किया है। इसी तरह स्कूल 10वीं क्लास की गागी सिंह को 96% अंक मिले हैं। अविका मिश्रा व अक्षिता मिश्रा को 94%, सरगुन पाल को 93.8%, सौम्या प्रताप को 92% व प्रियांशी सिंह को 91.8% अंक मिले हैं। 12वीं की शुभरा पाठक ने 94.75% अंक हासिल कर अपने क्लास की टॉपर रही। माही साहू 89.5%, फाजिया निखत को 86.5% अंक, तेजस्वनी के सरवानी 86.5%, प्रशस्ति सिंह को 84.75%, आसफा को 83.5% अंक और श्रेया श्रीवास्तव को 82.25%, फलक खान को 78.2% अंक मिला है। सभी मेधावियों को स्कूल के मैनेजर वेलेरियन डिसूजा और दिव्या ज्योति निकेतन के फादर इसिडोर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सेंट जोसेफ गर्ल्स
कॉलेज की दृष्टिबाधित 2 छात्राएं हमारे साथ इस समय हैं। एक हैं दिव्यांशी सिंह, जिन्होंने 94% मार्क्स पाए हैं, और एक हैं मोनी। ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो कि ये दिव्य ज्योति निकेतन में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतने अच्छे नंबर पाए और इसका श्रेय किनको देते हैं। तो आप बताएं, इसका श्रेय आप किनको देते हैं, क्या कठिनाइयां आपको आई? इसका श्रेय मैं मेरी 3 सिस्टर्स को, सिस्टर ज्योतिका, सिस्टर एलिस, सिस्टर आशा, और फादर्स को, फादर इसिडोर, फादर विपिन, फादर वलेरियन, फादर वॉल्टर को देना चाहते हैं। तो आप आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? प्रोफेसर इंग्लिश। इंग्लिश प्रोफेसर बनना चाहती हैं। तो जो क्या, और इसके अलावा जहाँ आप ये रहती हैं, तो क्या और कोई भी समस्या आपको आ रही है? हाँ, हमें प्रिंटेड बुक्स नहीं मिल पाती हैं, तो हमें इसके लिए रात में भी लिखना पड़ता है। हमको लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता ज्यादा। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे इसके लिए? सरकार से प्रिंटेड ब्रेल बुक्स और स्मार्टफोन्स भी, जिससे कि हमारे आगे की पढ़ाई में मदद हो सके। तो हमारे साथ एक बच्ची और हैं इसी स्कूल सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज की। आइए इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मौली जी, क्या कहना है, अपना श्रेय आप इसका किसको देना चाहेंगे? हम अपना श्रेय अपने सिस्टर्स और फादर्स को देना चाहते हैं। जो हमारे तीनों सिस्टर्स ने बहुत मेहनत किया है और फादर्स ने भी बहुत मेहनत किया है। फादर इसिडोर, फादर विपिन, फादर वलेरियन, फादर वॉल्टर, और स्वामी जी को भी हम इसमें बोलना चाहते हैं। इस सभी लोगों ने हमारी बहुत मदद की है पढ़ाई में। तो ये दोनों बच्चे थे हमारे साथ, दिव्यांशी और मोनी, जो कि सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हैं और दृष्टिबाधित हैं। और ये जहाँ पे रहते हैं बच्चे दिव्य ज्योति निकेतन में, वहाँ के सर भी बैठे हुए हैं। इनसे भी आइए बात ही कर लेते हैं कि क्या कोई समस्या इस संस्थान को चलाने में आ रही है, नहीं आ रही। तो सर, क्या समस्या, कोई समस्या आ रही है संस्थान को चलाने में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये संस्था नाजरत हॉस्पिटल सोसाइटी की एक इकाई है, एक यूनिट है, उनके द्वारा चलाई जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे आसपास में जितने भी दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं उनके लिए एक लाइव स्ट्रीम में लाके उनको शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पर लगभग 20 बालिकाएं अलग अलग क्षेत्र से आई हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं। मेन चीज हम लोगों को समस्या है टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करने में, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा लाइव स्ट्रीम में नॉर्मल बच्चों की चल रही है। उनके टेक्स्ट बुक्स, ब्रेल में टेक्स्ट बुक्स इस वक्त इलाहाबाद में अवेलेबल नहीं है। तो हमने प्रयास किया कि देहरादून से कुछ पुस्तकें हमको मिल जाए। अभी लगभग 1 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमको कुछ पुस्तकें इन बच्चों के लिए विशेष करके मिल जाए। तो हमारे साथ ये दिव्य ज्योति निकेतन के फादर इसिडोर जी थे। ये समस्या बता रहे थे बुक्स की, और ये दो जो बच्चे मोनी और दिव्यांशी सिंह हैं, इन्होंने जो सफलता हासिल की है इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और उन बच्चों को भी जिन्होंने एसएससी बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास किया है, उनको भी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने कम नंबर पाया है वो आगे और अच्छा प्रयास करें और इन बच्चों से वो सीख लें। मैं अनवर खान, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हॉलैंड हाल के आर्यन झा छात्र अपने तीमारदार का इलाज स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल में करा रहे थे। डॉक्टरों ने जब बाहर की जांच और दवाएं लिखी तो उन्होंने कहा कि यह जांच और दवाएं तो यहां से उपलब्ध होनी चाहिए। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और छात्र का आरोप है कि उसको एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह मारा पीटा गया। स्वरूप रानी चौकी में शिकायत के लिए कई बार जाने के बाद चौकी प्रभारी से मुलाकात नहीं हुई, जिसको लेकर आज हॉलैंड हाल के छात्रों ने चक्का जाम किया गया और प्रशासन से कल 3 बजे तक का टाइम लिया गया है कि जिन डॉक्टरों ने छात्र के साथ मारपीट की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही छात्रों की मांग है। मामला ये, कल मैं गया था स्वरूप रानी हॉस्पिटल अपने परिजन का इलाज कराने के लिए। मैंने पर्चा बनवाया, गया, मैंने कहते कंपाउंडर को पर्चा दिया, उसने मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया। मैं डॉक्टर से मैंने बताया कि आपके स्टाफ की बदतमीजी है, तो डॉक्टर ने मुझे
मेरी गर्दन से पकड़ के घसीट के लेके गए, मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज किया, मुझे बंद कमरे में ले जाके 5 लोगों ने मारा। मुझे जो है कहते जो डॉक्टरों का जो आला होता है उससे मारा गया। कंपाउंडर ने अपना जूता खोला, उससे मुझे मारा मेरे सर पे, और एक कंपाउंडर ने अपनी लात से मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा। क्या आपका मेडिकल हो गया? मेरा कल पुलिस प्रशासन ने मुझे बड़ा परेशान किया था। ना मेरा मेडिकल हो रहा था, ना मेरी एफआईआर लिखी जा रही थी। आज जब चक्का जाम किया गया तब जाके इन लोगों ने एफआईआर ये मेडिकल किया है और मुकदमे के लिए भी अभी सिर्फ आश्वासन दिया है। तो क्या इसके बाद भी कोई कार्रवाई आप इसके बाद अगर मुकदमा नहीं दायर होता है, इसके बाद फिर चक्का जाम किया जाएगा। परिचय? मेरा नाम राजवर्धन झा और फारियन झा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं वर्तमान में सर विलियम हॉलैंड हॉल हॉस्टल में का अंतावासी हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर दायर याचिका को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था। इसी बयान के खिलाफ दर्ज करने की याचिका दाखिल हुई थी। इस मामले में 9 अप्रैल को हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ये याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की है। इसमें संभल की चंदौसी कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में चंदौसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इससे पहले 21 मई 2025 को संभल के जिला जज कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब देने या कोर्ट में पेश होने को कहा था। बाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने समन जारी किया, लेकिन बाद में याचिका खारिज कर दी गई। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को बयान दिया था कि हम बीजेपी, आरएसएस और भारतीय सरकार से लड़ रहे हैं। इसी बयान के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिसे अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी विचारधारा हजारों साल पुरानी है और वह आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और अब उनकी लड़ाई भारतीय सरकार से भी है। साथ ही उन्होंने मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। आज 1 मई को वैशाख माह की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में लोग संगम क्षेत्र में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और स्नान दान कर रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और चंद्रमा से जुड़े दोष भी कम होते हैं। इससे मन शांत रहता है और जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। धार्मिक दृष्टि से ये दिन बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का दिन कई वजहों से शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसी समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। वहीं महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 अहम घटनाएं जुड़ी हैं, जिसमें उनका जन्म, ज्ञान प्राप्त करना और महापरिनिर्वाण प्राप्त करना शामिल है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, दान और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।